डॉक्टर बोरा, थोड़ा आप ये बताएं कि जो ओल्ड एज में, या ओल्ड एज में नहीं, आजकल तो आई थिंक 25-30 में भी काफी लोगों को लोअर बैक एक, नी एक, ये सब होने लग जाता है। तो इसका क्या कारण है और इसको कैसे, हाउ हाउ कैन यू ओवरकम इट? सो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि लोग एक्सरसाइजेज या तो करते नहीं है, और अगर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे जो कि आपके जॉइंट को और पेन्स को बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, रादर देन आपकी मसल अच्छी दिखने के लिए। दोनों की मसल हर तरह की होती है। सो कंप्लीट एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, जो मसल दिख रही है उसको बना रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं उनके अलावा उन पे फोकस नहीं है, तो फिर पेन और इंजरीज होने लग जाती है। सो ये सारी चीज़ों का जड़ है, वो है लैक ऑफ सम एक्सरसाइजेस। वो आपको अगर कोई गाइड कर दे, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यहाँ भाई कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है आपको, जिस दिन आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन कौन सी ये 4 ऐड करो। जैसे लोग जनरली जो भूल जाते हैं मैक्सिमम एक्सरसाइजेस जिम के अंदर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तो पहली है, नेक की एक्सरसाइजेस नहीं करते। सो सिंपल सिंपल नेक स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर अपर बैक की एक्सरसाइज नहीं करते। सो नेक के अंदर आप चिन टक्स कर सकते हो, आप आइसोमेट्रिक्स कर सकते हो, सिंपल एक्सरसाइज। अपर बैक के अंदर आप VW कर सकते हो, वाई एक्सरसाइज कर सकते हो, VWT एक्सरसाइज कर सकते हो अपर बैक की, इसका अपर स्ट्रेंथनिंग। फिर लोअर बैक की फिर भी लोग कर लेते हैं, मैंने देखा डेडलिफ्ट मारते रहते हैं, पर उसके अलावा हो सकता है कि वो रेंज ऑफ मोशन नहीं कर रहे हो लोअर बैक का, जिसमें कैट कैमल आता है, कोबरा आता है, ये सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, तो ये करना जरूरी है। फिर अगर मैं उससे थोड़ा नीचे हूँ तो हिप्स की लोग बहुत सारी एक्सरसाइज भूल जाते हैं, ग्लूट्स की नहीं करते। फिर उसके बाद जो नी के अंदर है, क्वाड्रिसेप्स कर लेंगे, हैमस्ट्रिंग करेंगे, VMO की वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस नहीं करेंगे। फिर एक जो सिंपल बैलेंस ट्रेनिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 लेग बैलेंस ट्रेनिंग, 2 लेग बैलेंस ट्रेनिंग, वो नहीं करेंगे। शोल्डर के अंदर रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। एल्बो और फोरआर्म में हूँ तो कुछ फोरआर्म स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी, ताकि आपको टेनिस एल्बो डेवलप ना हो, वो ना, करेक्ट, वो नहीं करेंगे। सो रोटेशनल फोरआर्म स्ट्रेंथनिंग, तो ये कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि ये आपको करनी ही करनी है, और ये आप अभी कर नहीं रहे हो, तो आज नहीं तो कल पेन आना है, इंजरी आनी है। आपने टेनिस एल्बो बोला, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना, वो उसको कोई भी पेन को टेनिस एल्बो का नाम देना शुरू कर देते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, आप थोड़ा सा बताएं कि टेनिस एल्बो होता क्या है और कहाँ एक्चुअली में पेन होती है और क्यों होता है। सो टेनिस एल्बो का बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है जो आप घर पे कर सकते हैं। इस जगह पेन होता है, यहाँ बाहर की तरफ, राइट। और टेस्ट ये कि जैसे आपने हाथ सीधे किया और आप जो रेस देते हैं गाड़ी को, सो किसी को बोलिए आपके हाथ को रोकें, या आपने दूसरे हाथ से रोक सकते हो, और ट्राई कीजिए रेस देने के ऊपर की तरफ। अगर आपको वहीं पेन प्रोड्यूस हो रहा है तो टेनिस एल्बो है। ओके। अब इसकी इलाज भी उतना ही ईजी है कि जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आप टेनिस बॉल या ताइची मसाज बॉल से मसाज कर सकते हैं। पहली चीज़ होगी मसाज। उसके बाद इसकी कुछ स्ट्रेचिंग से, सिंपल फोरआर्म स्ट्रेचिंग जो रहती है वो, और फिर स्ट्रेंथनिंग। सो स्ट्रेंथनिंग के अंदर डंबल से सिंपल सुपिनेशन वाला कर सकते हैं आप। एक वेटेड रॉड होती है, ज़्यादा वेट नहीं होता, 0.5 किलो 1 किलो की रॉड होती है, उसको एक एंड से पकड़ के आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं पूरे फोरआर्म की। सो फोरआर्म स्ट्रेंथनिंग चालू कीजिए और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो मसाज, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, ये तीनों करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट डॉक्टर बोरा, ये होता क्यों है टेनिस एल्बो? ये एक्सरसाइजेज नहीं करी इसलिए हो गया। वीक मसल्स की वजह से? वीक मसल्स की वजह से जी, वीक मसल्स की वजह से होता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, ओवर यूज की वजह से हो सकता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर ट्रीटमेंट इसका एक्सरसाइज है। ये जैसे टेनिस एल्बो काफी फेमस हुआ था जब सचिन तेंदुलकर को हुआ था, उसी के बाद लोगों को ये जी जी। पता चला कि टेनिस एल्बो नाम की भी कुछ चीज है। बट सचिन इज काफी एक्टिव है वो एज एन एथलीट, तो उनको कैसे ये हुआ होगा? मैं कह रहा हूँ ना, रिपीटेड यूजेस से भी तो हो जाता है। रिपेयरिंग की तो जरूरत हर चीज को पड़ती है। कार भी खरीदोगे तो रिपेयरिंग के लिए जाएगी ना। सो अगर आप एक चीज को बहुत यूज करोगे तो डेफिनेटली कुछ इंजरीज आ जाएगी, पर उस इंजरी को सही टाइम पे डायग्नोज करना, अर्ली स्टेज पे, और उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक्सरसाइजेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम PRP इंजेक्शंस लगा सकते हैं, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन, जो वहां पर जो डैमेज टेंडन है उसको रिपेयर करने लगता है। सो ऐसी बात नहीं है, सर्जरी तो बहुत एंड स्टेज पे आएगी इसके अंदर। अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस, अवेयरनेस, एक्सरसाइजेस, रीजनरेटिव मेडिसिन, यही चीज इन सबको ठीक कर देती है। और चीजें डैमेज तो होगी अगर बॉडी में है तो। आप ये बताएं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इवॉल्व किया है इन 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 योर फील्ड, इन मेडिकल फील्ड और
especially if you're talking about orthopedic? टेक्नोलॉजी ने बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है आजकल. सो एक 3-4 चीज़ें बिल्कुल नहीं है स्पोर्ट्स मेडिसिन में. पहला है रीजनरेटिव मेडिसिन, कि बहुत सारी चीज़ें हम रीजनरेट कर देते हैं आपके खुद के प्लेटलेट, स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर से. सो ऑपरेशन की ज़रूरत बच जाती है, रीजनरेशन चला जाता है. उसके बाद जो सेकंड आया है वो है रिपेयर्स. आज पहले कई बार लिगामेंट के जो सर्जरी होती थी तो हमेशा ही रिकंस्ट्रक्शन होता था. मेनली लिगामेंट्स अगर नया ही बनाना भैया, पुराना वाला अब काम का ही नहीं है. अगर पेशेंट जल्दी आता है, उसको फिक्स तरीके से टूटा हुआ है, सो सब में आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड इज गोइंग फॉर रिपेयर्स. सब लोग रिपेयर करते हैं, नया नहीं बनाते. उससे बॉडी में इंजरी बहुत कम होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है. ओके, ठीक है. पर रिपेयर पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन वाले लिगामेंट को 6 महीने तक बचा के रखना पड़ता है. सो रिपेयर को बचा पाना मुश्किल है. बाहर 6 महीने तक तो आप प्लास्टर लगा नहीं सकते. अब जैसे कई हड्डी टूटती है तो डॉक्टर प्लास्टर के बजाय प्लेट लगा देता है ताकि आप फ्री रहो पहले दिन से. उसी तरह से जब लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर होता है तो हम अंदर ही ब्रेस पाया जाता है, इंटरनल ब्रेस ऑल ओवर वर्ल्ड. मैं एक्चुअली ये भी जानना चाहता था कि क्या होता है इंटरनल ब्रेस और वो कैसे, क्या वो भी सर्जरी के थ्रू ही लगता है या वो? नहीं, वो एक देखिए, इंटरनल ब्रेस का ये मतलब है कि आपने एक कोई लिगामेंट का रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन किया. अब वो चीज़ 6 महीने तक कमज़ोर रहेगी. तो 6 महीने तक उसको बचा के रखना है. 6 महीने से तक आप उसको बाहर ब्रेस पहन के नहीं बचा सकते. आप ब्रेस कुछ समय तक पहनोगे जब तक बहुत ज़रूरी है, 6 वीक्स तक. उसके बाद ब्रेस हट जाएगा और 6 मंथ्स तक वो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं. तो कोई भी अगर रिकरेंट इंजरी लगती रह रही है उस पर, तो चलना भी एक इंजरी, अगर पैर पे लगा हुआ है तो हाथ पे लगी हुई तो वेट उठाना भी इंजरी है, झटका लगना भी इंजरी. सो कल को बाई चांस गिर गए तो ये री इंजरी के जो इंसिडेंस है पहले 6 महीने के अंदर, जब तक कि ना तो आपकी मसल स्ट्रांग हुई है कि वो री इंजरी को बचा ले, ना आपका लिगामेंट स्ट्रांग हुआ है, ना टेंडनस, तो वो टूटेगा ही टूटेगा. सो यही टाइम था जब वो चीज़ें फेल होती थी सर्जरी की. सर्जरी तो अच्छी हो गई पर 6 महीने के बाद फेल हो गई. क्यों? बीच में बहुत सारी इंजरीज हो गई. सो ऑल ओवर वर्ल्ड अब क्या करते हैं सर्जन्स के, वो जो ब्रेस है वो अंदर ही बनाए जाते हैं लिगामेंट पे. तो उससे क्या होता है कि आपके जॉइंट फ्री रहते हैं पहले दिन से, मोबिलिटी आती है, पेन कम होता है, वेट बेयरिंग एक्टिविटी जल्दी चालू होती है. सो आप एक्सरसाइज जल्दी चालू करते हैं, आप कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि आपको बाहर ब्रेस लगा हुआ ही नहीं है. तो उसके लिए कुछ कट और सर्जरी वगैरह रहता है कुछ? सर्जरी के बाद की बात है. अच्छा, सर्जरी के बाद, सर्जरी का स्टेप है. अच्छा, जैसे नॉर्मल सर्जरी की, उसमें एक स्टेप और एडिशनल करके अंदर ब्रेस लगा दिया. हाँ, ये कोई अलग सर्जरी नहीं, अलग नहीं है. वो सर्जरी खत्म, मतलब ये सर्जरी का 1 स्टेप ऑफ सर्जरी है. आपकी मर्जी है, कुछ सर्जन ब्रेस लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते. बट ये कौन सी स्टेज पर जो है ना ये जरूरी हो जाता है कि इंटरनल ब्रेस लगाना ही है, सर्जरी करनी जरूरी ही है? सर्जरी एक बार अगर कंप्लीट टीयर हो गया तो सर्जरी जरूरी है. हाई ग्रेड टीयर में सर्जरी जरूरी है. तो वो सर्जन डिसाइड करते हैं. आपको एक अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन के पास जाना है. नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनका एक्सपर्टीज फ्रैक्चर फिक्सेशन में या फिर स्पाइन में या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट में हो सकता है आपको गाइड ना करें. सो बेस्ट रहता है कि आप अपने आसपास कौन सा स्पेशलिस्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन जो सर्जरीज करता है, उनसे आप ओपिनियन लें. श्योर. सो डॉक्टर बोरा, एक और मेरे मिथ है या मतलब एक्चुअली में फैक्ट है, मुझे आइडिया नहीं है, बट आप ये बताओ कि कई लोग बोलते हैं कि रनिंग नहीं करनी चाहिए, गोडे घिस जाते हैं, तो क्या ये सच है? हाँ, एक तरह देखा तो ये बिल्कुल सच है कि, और एक तरह से गलत भी है. सो समझना चाहिए कि रनिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं. सो रनिंग के फ़ायदे हैं कि आपका वेट कम रहता है, डेफिनेटली आप अच्छी बात है. और दूसरा फ़ायदा है कि आपकी जो कार्टिलेज है, जो गोडे के ऊपर जो कवर है, गद्दी है, वो मोटी होती है रनिंग करने से. सो वो बेटर होता है. कार्टिलेज का मतलब वो हो गया वो जो एक कैप सी होती है? नहीं, हर हड्डी के ऊपर एक कवरिंग रहती है कार्टिलेज की जो मोटी होती है. जैसे नया गाड़ी खरीदते हैं तो रबर का मोटा टायर होता है ना, उस तरह का नी जॉइंट के ऊपर रबर जैसा कंसिस्टेंसी का व्हाइट रंग का कार्टिलेज है. ओके. वो घिसने को ही गोड़ा घिसना बोलते हैं. तो रनिंग करने से वो चीज़ मोटी होती है, थिक होती है. पर हमारे जो नी जॉइंट है ना, उसमें 3 बोन है. ये आगे वाली पटेला है. सो अगर आपकी पटेला माल ट्रैक कर रही है, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है और चिपक के चल रही है, तो रनिंग करने से घिस जाएगा पटेला. हाँ, पटेला फीमेल दोनों का कार्टिलेज, गोड़े घिस जाएंगे. रनिंग करने से गोड़े घिस जाएंगे अगर आपका पटेला माल ट्रैक कर रहा है तो. वहीं अगर आपका पटेला माल ट्रैक नहीं कर रहा, सेंटर में चल रहा है, उठ के चल रहा है, तो आपका जोड़ नहीं घिसेगा. सो रनिंग करने से उन्हीं लोगों का जोड़ घिसेगा जिनका पटेला माल ट्रैक कर रहा है. बट वो कैसे इंश्योर करे कि वो घिस रहा है, मतलब लग रहा है या अगर आप पटेलर माल ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे तो वीक है.
वीक है ना, सिंपल बात है। तो कैसे क्या क्या एक्सरसाइज करो, उसके लिए रनिंग शेड्यूल होता है पूरा। जो लोग रनर्स होते हैं उनका एक इंजरी प्रिवेंशन शेड्यूल है जिसके अंदर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पटेलर ट्रैकिंग एक्सरसाइजेज, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, सेंट्रिक मोड, बहुत सारी एक्सरसाइजेज, देयर इज अ होल शेड्यूल जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल सकता है कि रनिंग अगर आप करते हैं तो आपको कौन सी एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी है जिससे आपका पटेला माल ट्रैक नहीं करे, उठ के चले और आपका घुटना ना घिसे और आपको रनिंग के सिर्फ और सिर्फ अच्छे इफेक्ट्स आए। उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स रनिंग के नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट हैं कि आपका पटेला माल ट्रैक कर रहा है जब आप रन कर रहे हो तो उसको ठीक कर लो, आपको सारे पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे रनिंग। और एक और मिथ है, अगेन आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिथ और इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, कि ट्रेडमिल पर रन करने से ज़्यादा नुकसान होता है वर्सेस फील्ड पे भागने। डेफिनेटली देखिए, आप जब रन करते हो तो जो फील्ड है वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। सो इसलिए आप देखोगे रबराइज्ड फील्ड होते हैं, ये लोग ग्रास पे भागते हैं जो सबसे अच्छा है। वहीं अगर आप सीमेंटेड रोड पे भाग रहे हैं और ऐसी ट्रेडमिल भाग रहे हैं जो जिसमें कुशनिंग नहीं है तो ज़्यादा घिसने के चांसेस हैं। और दूसरा, ट्रेडमिल पे तो वही जा रहा है ना जब वो बाहर नहीं जा पा रहा। अगर आपके पास कोई अच्छा गार्डन है अवेलेबल है जहाँ पर एयर क्वालिटी भी अच्छी है, देखिए सर्दियों में रन करोगे तो आपकी लंग्स खराब हो जाएगी। दिल्ली बॉम्बे में तो, बॉम्बे नहीं दिल्ली में खास, दिल्ली में तो लंग्स खराब हो जाएंगे पूरा ही। सो वी ऑल्सो डोंट रिकमेंड कि आप रनिंग करो सर्दी में, वो भी दिल्ली के अंदर, क्यों, जब इतना फॉग और पॉल्यूशन है। सो डेफिनेटली उस समय आप ट्रेडमिल कीजिए पर एयर प्योरीफायर लगा के। सो अभी सिर्फ भागना कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है, वो इतने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है कि उसके लिए कमेंट करना मुश्किल है। कि ट्रेडमिल बिल्कुल अच्छी है जी अगर आपकी एयर प्योरीफायर लगा हुआ है तो, आपकी लंग्स बेटर है, ऑक्सीजनेशन अच्छी हो रही है। नहीं, मेरा उसका क्वेश्चन का जो मोटो है आपसे पूछने का वो ये है कि क्या हार्ड सरफेस पे भागना वर्सेस एक कुशन सरफेस पे भागने में फर्क रहता है? फर्क है। इसमें ट्रेडमिल भी हमारे पास बहुत अच्छी वाली आती है जिसमें कुशनिंग होती है, जो थोड़ा थंप करती है, बड़ी बड़ी ट्रेडमिल्स होती है, उन पे आपको इतने नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे जितना एक बिल्कुल हार्ड ट्रेडमिल पे आएंगे। तो ट्राई कीजिए उस तरह की ट्रेडमिल चूज कीजिए जिसमें थोड़ा कुशनिंग हो। बट जो जैसे ये मैराथन रनर्स होते हैं, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि ये फील्ड पर भाग रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली सीमेंटेड रोड या जो प्रॉपर तारकोल रोड होती है उस पर भागते हैं। तो क्या उनके नीज पर ऐसे फर्क पड़ता है? देखिए अब इतना मैराथन रन इतना बड़ा है कि उसके लिए रनिंग ट्रैक बनाना बहुत ही महंगा है, इसीलिए नहीं बन रहा, और कोई रीजन ही नहीं है ना। कोई अच्छी बात तो नहीं है ना वो रोड पे भाग रहे हैं, पर वो इतना बड़ा ट्रैक कैसे बनाओगे? इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल। नो, बट विल दैट इम्पैक्ट देयर नीज? डेफिनेटली विल दैट इम्पैक्ट, पर उनके पास क्या ऑप्शन है? व्हाट ऑप्शन दे हैव? सो स्पोर्ट्स से नुकसान तो होता ही है, पर वो इम्पैक्ट कम करने के लिए वो शूज अच्छे पहनते हैं, वो इम्पैक्ट कम करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आपको अगर इम्पैक्ट कम करना है तो आप एक्सरसाइजेस करो, स्ट्रेंथ नहीं। इसीलिए कोई मैराथन वाला सिर्फ भागता तो नहीं रहता है, वो जिम में जाके आप देखोगे 10 तरह की एक्सरसाइज कर रहा होगा। वो है जो उसके इम्पैक्ट को कम कर रहा है। अगेन यू नो, भागने पर ही मेरी एक और आपसे एक क्वेश्चन है। जो लोग ओबीस होते हैं, जो मोटे होते हैं, क्या आप रेकमेंड करते हो उनको भागना ट्रेडमिल पर या नॉर्मल फील्ड पर? देखिए हल्का हल्का, अब ओबीस है तो एकदम से तो कैसे, हल्का हल्का वॉकिंग चालू कीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉकिंग से धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें इंक्रीज होती है। सो डेफिनेटली भागने पे भी आएंगे, पर तब तक हमारी मसल स्ट्रांग हो चुकी है। ग्रेजुअली हम आपकी वॉकिंग जॉगिंग रनिंग इसमें इंक्रीज करेंगे, साथ साथ में ग्रेजुअली आपको अपनी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी इंक्रीज करना है। सो सब चीज़ें दोनों एक साथ चलेगी तब डेफिनेटली आप भाग पाएंगे, पर एकदम से तो कैसे, मुश्किल है भागना। ओके, थोड़ा सा आप ये बताएं डॉक्टर बोरा कि जो जिम में हैवी लिफ्ट करते हैं या मॉडरेट लिफ्ट करते हैं वेट्स, वो अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं या कुछ ऐसा फूड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, जॉइंट और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ पर्टिकुलर फूड होते हैं। जैसे अगर बोन्स की बात करें तो कैल्शियम रिच फूड, जैसे मैंने पहले बात किया था, वो ज़रूरी है, जिसके अंदर पनीर आ सकता है, टोफू आ सकता है, कर्ड आ सकता है, ऑरेंजेस आ सकते हैं, एग्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैल्शियम रिच फूड आप गूगल करेंगे तो मिलेगा। और जहाँ तक बात है जॉइंट की, तो कोलेजन कुछ फूड में ज़्यादा होता है, सो आप कोलेजन ले सकते हैं जिससे आपके जॉइंट थोड़े हेल्दी रहें। साथ में एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ों के लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और प्रेशर आ रहा है आपके जॉइंट पे एक्सरसाइजेस का, रनिंग का, तो आपके कार्टिलेज मोटे होते होंगे, इससे कम है जॉइंट। और एक्सरसाइजेस करने से आपकी मसल भी हेल्दी रहती है जिसकी वजह से जॉइंट्स कोऑर्डिनेटेडली मूव करते हैं।
तो घिसते कम है, इंजरीज कम होती है। तो एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने बोन को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, जॉइंट पेन भी मिटा सकते हो, हेल्दी लिविंग भी ले सकते हो। पर कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। Okay, to understand, the future from here, how do you see the future of आपकी फील्ड में, ऑर्थोपेडिक में? आप क्या सोचते हो कि क्या फ्यूचर है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी आगे? टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे। एक तो सर्जिकल इम्प्लांट्स है, वो बहुत अच्छे आने लग गए हैं, रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हो रहा है। सो पहली चीज़ है कि बॉडी में इंजरी कम पहुंचाओ ड्यूरिंग द सर्जरी। बॉडी में जो इंजरी पहुंचती है सर्जरी की वजह से, दिस इज नोन एज मॉर्बिडिटी, वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वो जितने मिनिमाइज करेंगे उतना पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा, पेन फ्री रहेगा, हैप्पी रहेगा, एक्सरसाइजेज आराम से करेगा, रिकवर फास्ट करेगा। सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं इसके अंदर कि इंजरी कम पहुंचाओ। सेकंड आ रहे हैं कि कैसे हम अपने जॉइंट और बॉडी को फ्री रखें पहले दिन से, मोबिलिटी इंश्योर कर पाए फ्रॉम द डे वन, ताकि आप कंफर्टेबल रहो, जल्दी रिकवर करो। दूसरा, बहुत सारे सेंटर्स अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इंडिया के अंदर भी, जो रिहेबिलिटेशन साथ है, जिसकी सर्जरी की एंड देयर इज अ रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो उसको 6 मंथ्स तक 7 मंथ्स में स्पोर्ट्स इंजरीज में जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे तब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा। सो ये चीज़ें हैं जो जिस चीज़ में एडवांसमेंट आ रहे हैं, और अच्छी बात है। इसीलिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया में आते हैं आजकल, और लंबे समय तक रुकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में, क्योंकि उनको रिहैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बोरा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जैसे आपको कहीं पे भी थोड़ा सा पेन हुआ, वेदर इट्स अ मसल पेन, लिगामेंट टेयर, टेंडर टेयर, या कोई जॉइंट पेन, तो आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी अगर आप जाते हो, तो पहले तो वो कुछ डॉक्टर्स जो है एक्सरे वगैरह कराकर, और फिर वो फिजियोथेरेपी एक एडवाइस कर देते हैं, जिसमें मतलब वो एक क्या है, गरम प्लेट जो है कई हफ्ते आपको वो लगाते रहते हैं। सो इज दैट रियली फ्रूटफुल टू हैव, और इज जस्ट अ मनी मेकिंग प्रोसेस फॉर द हॉस्पिटल? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आपको समझना है कि एक अवेयर तो इंसान है ना, आज की तारीख में ढूंढ तो सकता ही है ना ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इंटरनेट में ढूंढना इतना आसान है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो वो सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपको दर्द हुआ, आपने पहले रेस्ट लिया 2 दिन, फिर आप सेकेंड स्टेज पे गए जिसमें वो आपकी मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। डेफिनेटली हॉट से मसल रिलैक्स होगी, आपका दर्द कम होगा, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, आप अच्छा फील करेंगे। पर उसके बाद का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो आधा मत छोड़िए ट्रीटमेंट, वो अच्छी बात है, लीजिए आप, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं। और अच्छी बात है कि मेरे को एक्यूट पेन होगा, मैं नहीं चाहूँगा भैया मैं 10 दिन ऐसे पड़ा रहूँ, मैं जाऊँगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास, मैं IFT लूँगा, अल्ट्रासोनिक लूँगा, हॉट पोमेटिक लूँगा, मैं इसको रिलैक्स करूँगा। और एक बार मेरा जल्दी रिलैक्स हो जाएगा, मैं जल्दी ठीक हो गया, तो मैं एक्सरसाइजेस की तरफ कदम बढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ ही चलती रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि वो आप रेकमेंड करते हैं? एक अच्छा थेरेपिस्ट वही है जो आपको ये मॉडलिटीज के साथ साथ एक्सरसाइजेस सिखाए, कराए, और ये जब मॉडलिटीज खत्म हो जाए तब भी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कराए स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक मेरा क्वेश्चन और है कि जैसे आज की डेट में 2 तरीके की ये थेरेपीज होती है, एक हॉट थेरेपी, एक कोल्ड थेरेपी। आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है, या ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरह की। अगर आपको, और रोज इससे कॉन्सेप्ट बदलते रहते हैं, तो जनरली हम आइस देते हैं ऑपरेशन के जस्ट बाद, कि ऑपरेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, आइस से इन्फ्लेमेशन कम होगा। दूसरा आइस दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया PRP का, उसमें हम अगर स्वेलिंग आ गई ज़्यादा तो 2 दिन के बाद वहाँ भी आइस दे सकते हैं। सो जो जॉइंट होता है मेनली नी जॉइंट, ये इसमें अगर इंजरीज होती है तो आइस आता है। सर्जरी हुई, इंजरी हुई, कोई थेरेपी हुई तो आइस का रोल आएगा। हॉट का रोल आएगा जब हमारे मसल स्पाज्म में चले गए। सो उसमें जैसे बैक में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, आपके हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है, तो उसमें हॉट का काम आएगा। हॉट वो मसल को रिलैक्स करेगा। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है। सो इतनी सारी चीज़ें, ये एक जनरलाइज्ड है, पर इसके ओवरलैपिंग बहुत सारी है। हॉट कोल्ड कॉन्ट्रास्ट भी है, हॉट कोल्ड दोनों दो। सो हर थेरेपिस्ट का अलग वे रहता है ठीक करने का। अल्टीमेटली दोनों की बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, पर कुछ कंबाइन भी है। बट आपके हिसाब से आप कुछ ज्यादा रेकमेंड करते हो जो आपको जल्दी रिजल्ट देता हो, वो कोल्ड है या वो नहीं, दोनों की डिजीज अलग है ना। इंजरी होगी तो कोल्ड देना है, और मसल स्पाज्म हो जाएगी वो भी इंजरी की वजह से, तो वो हॉट देना है मसल। ओके, सो अगर आपको इंजरी हो गई तो पहले कोल्ड दो, और अगर आपका लचक आ गई है, अकड़ गई गर्दन तो हॉट दो। ओके। सो डॉक्टर बोरा, फ्रॉम हेयर आपके अपने पर्सनल गोल्स क्या हैं फ्यूचर को लेकर? आप क्या अचीव करना चाहते हैं, या क्या आपका
अभी एम So, है? मेरा एम हमेशा से वही रहा है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे ठीक कर पाऊँ. सो उसके लिए जो भी ज़रूरी है एक अच्छा रिहैब सेंटर सर्जरी के साथ. सो वही मेरा एक पर्सनल गोल है कि मैं धीरे धीरे और इस तरह से लोगों को ट्रेन किया जाए. जैसे मेरे पास जो सर्जन्स आते हैं हम उनको ट्रेन करते हैं कि अच्छी सर्जरी कैसे करनी है. हमारे फिजियोथेरेपी में हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं देखने के लिए कि स्पोर्ट्स इंजरी पर रिहेबिलिटेशन अच्छा कैसा है. सो मेरा फोकस ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाऊँ. अब तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सर्जन्स और फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं ट्रेनिंग जी देने के बिल्कुल लिए? आते हैं. तुम ओके. वो मेरा मेन फोकस है. रादर देन कि मैं अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड करता रहूं, वो भी एक फोकस है. तो उससे बड़ा फोकस ये है कि मैं आप अपनी knowledge लोगों को भी सिखाऊं. और इसी वजह से किसी ने मुझे सिखाया है. कोर तो वहीं से आया ना, किसी ने मुझे भी सिखाया है. यहाँ के हर डॉक्टर को किसी ना किसी डॉक्टर ने सिखाया है. सो मेरा भी बीइंग नॉट इन एन अब मैं उसके अंदर नहीं हूँ कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का अटैच्ड हूँ या फिर मैं मेडिकल कॉलेज से अटैच नहीं हूँ. मेरी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस है. सो कई बार खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस जब हो जाती है इंसान की तो टीचिंग से दूर हट जाता है. क्योंकि टीचर तो जनरली मेडिकल कॉलेजेस के साथ ही एसोसिएटेड है, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट. पर डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे सर्जन्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस होते हुए भी लोगों को टीच करते हैं. ओके. सो वो एक मेजर फोकस है जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाते हैं और हम स्पोर्ट्स इंजरीज रिहेबिलिटेशन और एक्सरसाइज शेड्यूल्स ये सब फिजियोथेरेपिस्ट को भी सिखाते कराते हैं. ओके. तो ये तो हो गया आपके डॉक्टर और सर्जन वाला रोल. लेट्स टॉक अबाउट योर मॉडलिंग रोल. उसके बारे में आपका क्या विजन है, आगे क्या करना चाहते हो आप? नहीं, मॉडलिंग में वो चल रही है. अच्छा है, चल रही है अभी. आप कंटिन्यू करना चाहते हो? हाँ वो कंटिन्यू रहेगी. नहीं, बट उसमें कुछ आप और एनहांसमेंट या कुछ और नया चीज? उसमें ऐसा कुछ भी नहीं. उसमें ऑलरेडी इंडिया की तरफ तो काफ़ी एनहांस्ड हो चुकी है वो. सो वो एक पार्ट ऑफ आप हॉबी समझ लीजिए. और वो मोटिवेटेड रखती है मुझे कि मैं वेट गेन ना करूं, फिट रहूं. तो वो भी उसका ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. चलिए, इससे मतलब मेरे एक और क्वेश्चन जो है समझ में आता है. आप खुद पर्सनली क्या करते हो कि जिससे आप फिट रहो? मैं फिट रहने के लिए कई सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट, अब काफ़ी लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. मतलब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता और बहुत बार तो मैं लंच भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट डिनर ही करता हूँ. सो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इंसान को एक ही बार खाना खाना चाहिए. सबसे अच्छा रहता है कि वो मॉर्निंग में तो नहीं, हाँ लंच टाइम में अच्छा खाना खा ले, ताकि वो दिन ढलने के बाद ना खाना खाए और फिर अगले दिन सुबह सुबह भी लेट खाना चालू करे, उठते ही ना खाना खाए. सबसे अच्छा ये रहता है. पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं रात को भूखे पेट सो जाऊँ. अलग अलग हैबिट्स होती है. सो इसीलिए इजी वे आउट, अगर ये कर सकते तो बहुत अच्छी बात है. ये नहीं कर सकते तो इजी वे आउट ये है कि आप डिनर करो. सो फर्स्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया. मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ पर मैं कुछ खाता नहीं. डायरेक्ट में लंच करता हूँ 2 से 3 बजे. फिर धीरे धीरे अब मैं अपना लंच भी स्किप कर रहा हूँ. तो लंच में आप क्या खाते हो? मतलब नॉर्मल दाल रोटी चावल या कुछ? पहले मैं इसके बारे में बता दूँ. जब हम बहुत लंबे समय तक 16 आवर्स तक फास्टिंग में रहते हैं तो ऑटोफेजी चालू होती है. मतलब बॉडी अपने आप को ही खाने लगती है. तो क्या खाएगी? आपके फैट सेल खाएगी. आपके जो कैंसर डेवलप आने वाला है सेल वो खा जाएगी. आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, डिब्री है, गंदे सेल्स हैं, वो सब खा जाएगी. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सब खा जाएगी. सो डेफिनेटली आप ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहोगे. हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा, एंटी एजिंग, बहुत बड़ा एंटी एजिंग फैक्टर है फास्टिंग. आपको यंग बनाता है. सो इसीलिए फास्टिंग करनी चाहिए. और मैं दूसरा खाता क्यों हूँ मैं? मेरा थोड़ा खाने का पैटर्न भी कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं. मैं रोटी चावल खाना प्रेफर नहीं करता. ऐसी बात नहीं मैं खाता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ कभी कभी. मेरे को भूख लगती है, कभी अच्छी मन हुआ संडे को खा लिया. पर मैं इन जनरल रोज़ नहीं रोटी चावल खाऊंगा. जिस भी फूड से मेरा शुगर स्पाइक हो सकता है आप वो अवॉइड करते हो? हाँ, शुगर स्पाइक मेरा नहीं हुआ बिकॉज आई एम नॉट डायबिटिक. अगर मैं डायबिटिक नहीं हूँ तो जैसे ही मेरा शुगर स्पाइक होता है मेरा इंसुलिन भी स्पाइक होता है. वो इंसुलिन स्पाइक बार बार में होना वो आपको ग्लाइकेशन की तरफ ले जाता है. मतलब वो शुगर आपके जगह जगह जम जाता है, फैट में जम जाता है, स्किन में जम जाता है. तो स्किन और कार्टिलेज में जब में ग्लाइकेट होती है, मतलब पकती है वो स्किन. जितने भी रिंकल्स है, एजिंग है, वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शुगर स्पाइक होने लगे और इंसुलिन ने उसको ग्लाइकेशन की तरफ भेज दिया आपके स्किन में, या आपके फैट सेल में कन्वर्ट कर दिया शुगर को. तो मोटे हो गए आप.
सो वैसे फूड खाइए जिसके अंदर स्पाइक ना हो, तो उसमें वेजिटेबल्स खा सकते हो, आलू और कद्दू को छोड़ के। अच्छा। सो लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन ईट, बहुत से मतलब सारी वेजिटेबल्स ही अच्छी है। देन यू कैन हैव दाल, राजमा, छोले, ये जो पल्सेस हैं, सोयाबीन, टोफू। टोफू अलग चीज़ हो गई। जो जितने भी तरह की हमारी दालें हैं और छोले और राजमा, ये सब चीज़ें खा सकते हो। फिर आप फ्रूट्स ले सकते हो, अच्छे जो फ्रूट्स हैं कभी कभार, बिकॉज ऑफ दे रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और पर फ्रूट का जूस मत पीजिए। मतलब ये देखो, मैं जब मना कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं करता, मैं सब पीता हूँ, जूस ही पीता हूँ, पर ऐसा हैबिट नहीं है कि रोज जूस पीना है। नहीं, मैं रोज फ्रूट खाऊंगा, खाना होगा तो उसे फाइबर मिलेगा मुझे। दूसरा, आप हेल्दी फैटी एसिड्स, जो हेल्दी फैट है, एवोकाडो में हो गया या फिर देसी घी में हो गया, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। गुड फैट्स जो होते हैं डेयरी के अंदर में, चीज़ में कई बार अच्छे फैट्स मिलते हैं। मीट और चिकन और एग्स, ये ज़रूरी है। पर हाँ, इसमें रोटी और चावल तो कहीं नहीं आए। रोटी और चावल कहीं नहीं है। वो तो शुगर स्पाइक करेंगे डेफिनेटली। मैंने भी पीछे किसी न्यूरोसर्जन के साथ भी पॉडकास्ट किया था, तो बट ऑब्वियसली सबकी बॉडी अलग रहती है, उनका बिहेवियर अंदर रहता है अलग। तो जैसे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता और ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, तो क्या अंदर गैस नहीं बनती जो सर पे भी चढ़ती हो? देखो, हर चीज़ की हैबिट होती है। तो ना, मैं एक दिन मैंने सोचा मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगा, मैंने सब खाना पीना त्याग दिया। इट टुक मी 4 years। सो हैबिट है। अब एकदम से करोगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी ना। अब एक एक 2 घंटा करके बढ़ाते हो, तो समझदारी से काम करना चाहिए। अब एकदम से रैंडमली कोई डिसीजन लोगे, एकदम से फास्टिंग करोगे तो एसिडिटी भी होगी, गुस्सा भी आएगा, सब होगा भैया। सो यू हैव टू ग्रेजुअली प्रोग्रेस। एक दिन में नहीं करना, कोई भी चीज एक दिन नहीं करनी। इट इज कंसिस्टेंसी विच मैटर्स। कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली अचीव कर दो। कुछ नहीं होता। वर्कआउट के लिए क्या करते हो? मैं तो भूखे पेट वर्कआउट करता हूँ, मेरे को तो उसमें भी लो एनर्जी फील नहीं होती। इवेंचुअली हो सकता है, क्योंकि मैं, देखो, अब आप है ना सब चीज़ें नहीं ले सकते। अगर आप सोचो मैं एक बहुत ही एलीट बॉडी बिल्डर हूँ और फिर आप फास्टिंग कर रहे हो, तो भैया वो तो गलत है। गलत है। पर मेरे को तो, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ बिकॉज इट्स एन गुड फॉर माई बॉडी। मेरे को बॉडी नहीं बनानी है ऐसे। आप लीन मसल रखना चाहते हैं? नहीं, मुझे जरूरत कहाँ है इतनी बॉडी बनाने की। ना मुझे पसंद है पर्सनली ऑन मी कि इतना मैं बल्कि हो जाऊँ। ना मेरी मॉडलिंग के लिए जरूरी है, ना मेरे को अच्छा लॉन्ग लिविंग रहने के लिए जरूरी है। करेक्ट। वो बॉडी फैट मेंटेन करने से बहुत नुकसान होते हैं। आदमी जल्दी मरता है। इतना लो बॉडी फैट जिसमें एब्स दिख रहे हैं आपके, वो अगर मेंटेन करके रखोगे वो लॉन्ग टर्म तक, सो डेफिनेटली आपको फैट डिवॉइड कर रहे हो बॉडी से, यू विल गेट लॉट ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ दैट। सो एक हेल्दी बॉडी में कभी भी नहीं आएगा 6 पैक्स दिखने चाहिए, वो लीन होनी चाहिए। तो 6 पैक्स के लिए बहुत ज़्यादा फैट निकालना पड़ता है बॉडी से। फैट निकालोगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। हाँ, तो कुछ समय के लिए, कंपटीशन के लिए डेफिनेटली लोग करते हैं। वो जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी 24 घंटे अपनी ऐप निकाल के नहीं रखते। वो जानते हैं नुकसानदायक है, वो कंपटीशन से पहले निकालेंगे, फिर बाद में नॉर्मल आ जाएंगे। नॉर्मल बॉडी फैट कंटेंट जरूरी है। सो मेरे लिए, मैं फास्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को लंबा जीना है, एंटी एजिंग, अलग हेल्थ बेनिफिट्स, और पतला भी रहना है। पर अगर आप अपने प्रोफेशन में देखो, अगर आप एक एलीट फुटबॉलर हो, फास्टिंग करोगे तो कैसे खेल पाओगे? तो बहुत सारी चीज़ें, तो हर का अलग डाइटरी है, ये एक जने का हो ही नहीं सकता। मेरे ऐसे लोगों के लिए जो ना तो कोई एलीट स्पोर्ट्स पर्सन है जिसमें हमेशा मुझे एनर्जी चाहिए, ना मैं एलीट बॉडी बिल्डर हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल फिट है। मेरी अच्छी स्किन अच्छी रखता है, हेल्थ अच्छी रखता है, पतला रखता है, मेरे को एनर्जेटिक रखता है। पर ये प्रैक्टिस से आया, एकदम से नहीं आया, टाइम लगा आपको। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आया। पहले तो मुझे ही बहुत गुस्सा आता था, एसिडिटी सब होता था, पर धीरे 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 सब ठीक हो गया। So that's the end of our episode. A huge thanks to our guest, Dr. Manu Bora, for sharing his insight and expertise to us. So thank you, Dr. Bora. Sir. Yeah, and of course, thanks to our viewers as well for tuning in again. And if you have enjoyed this episode, please do like, subscribe, leave a comment, and share it with your friends. And until the next time, stay healthy. What I like about NH Talk Show and Mayank is के एक तो बड़ा ही फोकस्ड सा फील्ड रखते हैं कि एक आदमी को, इंसान को फिट कैसे बनाया जाए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आप फिट और बीमारियों से दूर, और उसी के अराउंड
अच्छे अच्छे लोगों को अप्रोच करना जो कि नॉलेजेबल है उस फील्ड में, उनको ढूंढना, वो एक बड़ा ही क्रेडिबल बात है कि इतने लोगों को कांटेक्ट करना, फिर टाइम निकाल के जाना। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस शो। हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ ऐसी अच्छी बातें मालूम पड़ी हो इनके एपिसोड्स में कि आखिर कैसे फिट रह सकते हैं एक हेल्दी वे में।